उत्तर प्रदेश में कल सुपर 30 की मीटिंग हुई, यानी कि जो 30 मंत्री एक साथ बैठते हैं, बैठक करते हैं, और एजेंडा था आने वाले वक्त में होने वाले 10 उपचुनाव। और एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए ये है कि सरकार और संगठन की जो राइवलरी चल रही थी, जिसकी खबरें लगातार की जा रही थी, लगातार इनपुट्स आ रहे थे, उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो शांत हो गया है, सभी लोग साथ बैठे हैं और सीटों का जो टॉप 5 है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री, इन 5 लोगों में 2-2 सीटें बढ़ गई हैं और सभी लोगों को काम पे लगा दिया गया है। तो वो 2 सीटें कौन सी हैं, किसके हिस्से में कौन सीटें आई हैं, किसके पास मुश्किल, किसके पास आसान, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर। लगातार वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे मंशा ये है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ ब्राह्मण वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्यों ना उनको साधा जाए। आपने देखा हरिशंकर तिवारी मसला हो या फिर उसके बाद जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि हो, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होना हो, तो इस पर बात करेंगे विस्तार से। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी और विजय उपाध्याय जी, कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे। कबूल जी, सबसे पहले तो हमको जो सुपर 30 वाली मीटिंग है बड़ी चर्चा में रही, सब लोग साथ बैठे, सीटों का बंटवारा हो गया, सरकार वर्सेस संगठन की जो बात चल रही थी वो थोड़ी सी अब ठंडी पड़ती नजर आ रही है और एजेंडा है आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव। सबसे पहले तो हमें यही बताइए भाई कि ये 10 सीटें जो है वो किसके हिस्से, कौन सी सीट आई है, किसके हिस्से आसान, किसके हिस्से मुश्किल आई है, थोड़ा समझाइए जरा। देखिए, ये बात तो सच है कि लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से संगठन और सरकार को लेके जिस तरह का तनाव दिख रहा था कि बार बार बताने की कोशिश हो रही थी, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जब समिति की बात हुई उसके बाद से, लेकिन ये लगातार टकराव रहा कि संगठन और सरकार के बीच में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में ये कोशिश की गई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 2024 में बाई पोल होने हैं, खासतौर से 10 सीटों का, उसमें सरकार और संगठन दोनों किस्मत आजमाएं और दोनों को टास्क दिए गए। सरकार के तौर पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर और जो है कटहरी सीट दी गई, जो अंबेडकर नगर की लालजी वर्मा खाली हुई है, वो सीट उनको दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को उनके जो इलाके की फूलपुर सीट है और मझवा सीट है जो है मिर्ज़ापुर की, वो सीट की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कानपुर की सीसामऊ है और करहल अखिलेश यादव के जो विधायक इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है वो सीट है। अब प्रदेश अध्यक्ष जो खासतौर से हैं, अगर संगठन की तरफ देखें तो संगठन के 2 लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को मीरापुर की जिम्मेदारी दी गई है और कुंदरकी की सीट की जिम्मेदारी दी गई है। जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है और गाजियाबाद सदर सीट है। तो इस तरह से 5 जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है, सबको 2-2 सीटों को जीतने का चैलेंज दिया गया है। बिल्कुल, 2-2 सीटें दे दी गई हैं। थोड़ा सा जो आपने सीटें बताई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर जो 2 सीटें ली हैं, उसमें एक सीट मिल्कीपुर भी है अयोध्या की, जिसको एकदम नाक का प्रश्न मान लिया गया है। जिस तरीके से अयोध्या लोकसभा, फैज़ाबाद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हारी और उसको लेकर तमाम लोग तंज भी कसते रहते हैं, ऐसे में मिल्कीपुर जीतना इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने ले ली है। निश्चित तौर पे आप जो सौरभ भाई कह रहे हैं कि आप देखिए, खासतौर से फैज़ाबाद लोक सीट हारने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में जिस तरह का विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया, वो खासतौर से क्योंकि बीजेपी अयोध्या एक ऐसी जगह है जो उसकी पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सियासत, और खासतौर से जब राम मंदिर वहाँ बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही चुनाव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अयोध्या इस बार एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे बीजेपी के लिए साबित होगा। आप देखेंगे भाजपा के तमाम बड़े नेता अपनी रैलियों में जिक्र कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, अभियान बना रहे थे। ऐसे में अगर आप अयोध्या में ही हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे जग हंसाई तो बनती है। आप देखिए, बीजेपी को इसने बहुत बड़ा झटका अयोध्या के हार ने दिया है। अब बीजेपी के लिए है कि उस हार का हिसाब कैसे बराबर किया जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ा यह है कि उसी फैज़ाबाद में जो अवधेश प्रसाद वहाँ से सांसद बने हैं फैज़ाबाद से, उनकी जो सीट खाली हुई क्यों ना उसको जीता जाए। और उसी से लगी हुई सीट जो है कटहरी है, जो अंबेडकर नगर की सीट है लालजी वर्मा की, तो इन दोनों सीटों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी पे है। उन दोनों सीटों का जो समीकरण अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट देखें तो अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी महज 2 बार जीती है।
हालांकि ये सीट जो है पहले समान सीट थी, लेकिन 2012 मतलब 7 के परसीमन के बाद, 8 के परसीमन के बाद 2012 से ये सीट एससी सुरक्षित सीट हो गई है। 1991 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और फिर 2017 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन 2012 और 2022 में समाजवादी पार्टी वहाँ जीतने में कामयाब रही है। दूसरा जो है खास तो बात हो रही है कटहरी की, जो योगी आदित्यनाथ के पास है। कटहरी सीट का समीकरण देखें तो अब तक के इतिहास में केवल एक बार 1991 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। वो सीट का समीकरण, दोनों का सीट का समीकरण ऐसा है जहां पे दलित और ओबीसी वोटर काफ़ी अहम है। दूसरा जो है वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ ने लिया है, अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती है कि मुल्कीपुर और ख़ास तौर से जो कटहरी सीट है उस पर जीत क्या वो बना सके। लेकिन बीजेपी के लिए सीट इतनी आसान नहीं है। क्या 2017 जैसा मुल्कीपुर में इतिहास दोहरा पाएगी? वो योगी आदित्यनाथ को तय करना है, वहाँ की समीकरण तय करना है, कैंडिडेट तय करना है, वहाँ जीत की रूपरेखा तैयार करनी होगी, क्योंकि यादव और दलित वहाँ बहुत निर्णायक है, खासतौर से पासी वोटर। अवधेश प्रसाद पासी जो है बड़े नेता के तौर पर हैं। कटहरी में देखिए कुर्मी वोटर बहुत अच्छी खासी संख्या में है, कुर्मी और मुस्लिम और दलित कम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण वोटर भी बहुत निर्णायक है। तो मुझे लगता है ये दोनों सीटें योगी आदित्यनाथ के पास हैं, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। बिल्कुल। अब केशव प्रसाद मौर्य की देखिए बात करें तो उनको अपने गढ़ में ही फूलपुर की सीट दी गई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती भी थी, पर वहाँ से जो विधायक थे वो बन गए हैं सांसद। तो ऐसे में ये सीट खाली हुई है, और जो मझवा सीट है वो निषाद पार्टी के खाते में थी, वो भी सांसद बन गए हैं। दोनों सीटें खाली हुई हैं, तो उनके क्षेत्र की 2 सीटें उनको दे दी गई हैं। तो उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए निश्चित तौर पे ये दोनों सीटें, खासतौर से अगर हम बात कर रहे थे अभी मिल्कीपुर की तुलना में देखें तो उतनी टफ सीटें नहीं हैं, क्योंकि जिसमें मझवा मिर्जापुर की जो सीट है वो ऐसी सीट है जहां आज तक समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है जो उम्मीदवार की वहां तलाश है, अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो रमेश बिंद हैं, खासतौर से जो बसपा से 3 बार सांसद रहे हैं, 2012 तक लगातार वहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन वो बाद में 2014 में वो भदोही मतलब बीजेपी में शामिल हो गए, फिर सांसद चुन लिए गए। बाद में 2019 में वो भदोही से सांसद रहे। तो वो जो है इस बार समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको मिर्जापुर से चुनाव लड़ाया था, वो हार गए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उन्हें वहाँ पे विधानसभा बाईपोल में उतार सकती है, एक तो ये बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो वोट का समीकरण है, वहाँ पे आप देखें तो ब्राह्मण वोट वहाँ भी बहुत निर्णायक वोट है। इसके अलावा दलित और ख़ास तौर से निषाद कम्युनिटी का वोट बहुत अहम वोटर है। तो मुझे लगता है कि वहाँ समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि निषाद और दलित और मुस्लिम के साथ एक कम्बिनेशन बनाया जाए। अब वहाँ पे बीजेपी जो है किसको उतारती है, या निषाद पार्टी की अगर सीट खाते में जाती है तो निषाद पार्टी, लेकिन वहाँ की जीत की रूपरेखा तय करना केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि अगर हम योगी आदित्यनाथ की सीट की तुलना में करें तो कम आसान है। बात दूसरी है फूलपुर की सीट। खुद केशव प्रसाद मौर्य जो है वहाँ से सांसद रह चुके हैं उस संसदीय क्षेत्र से, और उनके गढ़ की सीट है। बीजेपी 2017 से लगातार वो सीट जीत रही है पिछले 2 चुनाव से। तो मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए काफ़ी कंफर्ट जोन मानी जाती है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फूलपुर में भी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़े थे वो चुनाव हार गए हैं। वो मौर्य समुदाय से आते हैं और उनके चुनाव लड़ने की संभावना बाईपोल में है कि वो वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति होती है तो मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य के सामने अपोजिशन का जो खासतौर से जाति समीकरण है उसको संतुलन करना, क्योंकि जो केशव प्रसाद जिस मौर्य समुदाय से आते हैं उसके अंदर सजाति प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर सपा ने वहाँ मौर्य कार्ड खेला तो मुझे लगता है वो फिर केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो आसान दिख रही है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं ब्रजेश पाठक की, क्योंकि उनको 2 मुश्किल सीटें मिली हैं। और इसी सवाल के साथ देखिए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी आ गए हैं, इनको हमारे साथ आप देखते रहते हैं। विजय जी नमस्कार। हम सुपर 30 की जो कल मीटिंग हुई है उसको लेकर बात कर रहे हैं, और जिसमें जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं उनका बंटवारा हो गया है। एक सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। ब्रजेश पाठक, शीशामऊ, करहल, दोनों मुश्किल सीटें हैं देखा जाए तो। निश्चित तौर पे जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो सुपर 5 जिनकी बात कही है, टॉप 5 लीडरशिप, उनमें जो सीटों का वितरण हुआ है उसमें अगर सबसे मुश्किल सीट किसी को मिली है तो ब्रजेश पाठक को। ब्रजेश पाठक को दोनों सीटें इतनी चुनौतीपूर्ण है कि आप देखिए करहल सीट वो है जो जहां पे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मैनपुरी से आती है, मुलायम परिवार, अखिलेश यादव वहां से विधायक थे। और जब से वो मतलब 1990 के दशक समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से लेके
केवल एक बार 2002 में वहाँ जो है भाजपा जीती थी और एक बार सपा हारी थी, लेकिन जो विधायक जीते थे वो भी यादव समुदाय से थे और वो समाजवादी पार्टी में जीतने के बाद शामिल हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद से तमाम चीज़ें रही हैं, लेकिन सपा वहाँ पे कोई और पार्टी नहीं जीत पाई है। तो वो कितनी चुनौती पड़ी वहाँ पे। अगर जातीय समीकरण से भी देखें तो यादव मतदाता बड़ी संख्या में है, 1 लाख के आसपास यादव मतदाता है, तो मुझे लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है शाक्त और बघेल मतदाता है, क्या उनके बीच में कॉम्बिनेशन बना के वो जीत फतेह करना खास तौर से ब्रजेश पाठक के लिए कितना मुश्किल है, ये है। दूसरी बात है सीसामऊ, जो कानपुर की सीट है। कानपुर की सीट पे भी आप देखें तो जो मुस्लिम मतदाता है बहुत निर्णायक है, 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे नहीं जीत पाई। हालांकि 1996 से पहले उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार जीती है, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए वो सीट जो है कंफर्ट जोन में नहीं रही है और हर बार जीत का मार्जिन इरफान सोलंकी का बढ़ता ही जा रहा था। और मुझे लगता है कि इस बार उनको सजा हो गई है। लेकिन ब्रजेश पाठक के लिए वहां सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट यह है कि वहां पे करीब 50 से 55 हजार के बीच में ब्राह्मण मतदाता है और ब्राह्मणों का एक तबका खास तौर से वहां पे अखिलेश वाजपेयी की वजह से वो अमिताभ वाजपेयी की वजह से वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी मुड़ता रहा है। और हमने देखा कि अभी लोकसभा चुनाव में भी वहां ब्राह्मण वोटों में बिखराव की स्थिति दिखी थी। बिल्कुल, तो ऐसा कैंडिडेट चुनना भी एक चैलेंज बहुत रहेगा, बड़ा चैलेंज है जो सबको साथ लेके चल पाए और अमिताभ वाजपेयी की काट भी कर पाए। इरफान सोलंकी की बीवी को ही सपा वहां लड़ाने की तैयारी में है और इरफान सोलंकी जेल में जाने के बाद जो सिंपैथी उसको भुनाने की कोशिश है, क्या उसके सामने सपा भाजपा ऐसे कैंडिडेट उतार पाएगी? और ब्रजेश पाठक क्या जो भाजपा के हार की लगातार जीत 1996 चले आ रही है उसको जो है जीत में तब्दील कर पाएंगे? ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। विजय जी, थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं सुपर 30 की जो कल मीटिंग हुई है उसमें जो हम बता रहे हैं कि जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की उनका बंटवारा हो गया और ब्रजेश पाठक को सबसे 2 मुश्किल सीटें मिली, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। और क्या हुआ कल की बैठक में? एक चर्चा ये भी है कि देखिए सरकार वर्सेस संगठन की बड़ी बात की जा रही थी, आपस में मतभेद की बात की जा रही थी, पर कल सारे लोग, सारे जो बड़ा नेतृत्व है पूरा, चाहे वो संगठन का हो चाहे सरकार का हो, साथ बैठा। देखिए, जब सरकार और संगठन एकजुट हो गए हैं तो अब देखना है कि जनता इसको किस तरीके से देखती है। बीजेपी के साथ संकट उत्तर प्रदेश में यह है कि इसका कोई बेस वोट नहीं है। इन्होंने एक बेस वोट बनाने की कोशिश की थी कि भाई हिंदुत्व वाले वोट को, तो वो तो बिखर गया लोकसभा चुनाव में। इस बार बुरी तरह बिखर गया और उसने इन पे भरोसा नहीं किया। हिंदुत्व भी कार्ड इनके लिए है नहीं। वैसे भी हिंदू समाज कभी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं देता। अगर कभी कोई सेंटिमेंटल मोमेंट है तो उस समय भले दे दे, उसके बाद वो देता नहीं है, क्योंकि इस तरह का उसका टेम्परामेंट ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास बेस वोट का एक मजबूत चंक है 30% का। वो शुरुआत ही 30% से करती है, यानी 30% हमारे पास है, उसके बाद बाकी 70% में आगे लड़ाई होती है। तो वो 70% में भी वोट ले जाती है। कि वजह ये है कि कई तरीके के और जो चीजें काम कर रही हैं उनका बहुत असर होता है। और बीजेपी का जो नैरेटिव है गुड गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, डेवलपमेंट का, तो नई चीजों पे जनता कभी भी वोट नहीं करती। चाहे वो राजीव गांधी का जमाना रहा हो और चाहे वो अखिलेश यादव नए काम किए, वो भी बुरी तरह हारे। मायावती ने तमाम नए काम करने की कोशिश की, वो भी हार गई। तो नए काम से जनता वोट नहीं करती है। वोट करती है ट्रेडिशनल तरीके से। जनता को उसके ही दांव में फंसा के रखिए आप, तो जनता बहुत खुश रहती है, उसे लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है। तो बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव के जिस तरह के रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट के बाद इनका जो, चूंकि कोर वोट इनके पास है नहीं, तो इनके लिए हर सीट बहुत चैलेंजिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के लिए आसान नहीं है। और चूंकि एक हार के बाद, एक बड़ी हार के बाद बीजेपी ये चुनाव हो रहे हैं, तो चाहे वो अयोध्या की सीट हो, मिल्कीपुर, चाहे वो कटेहरी की सीट हो, या फिर करहल तो सवाल ही नहीं है, या फिर जो सीटें ब्रजेश पाठक के पास हैं, उन सारी केशव मौर्य के पास हैं, जो सभी 10 सीटें हैं, हर जगह इनको बहुत टफ फाइट मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि अगर कुछ एक सीटें ये जीत भी जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा तो मोटा मोटा आकलन ये है कि 7 और 3 सीटों का समीकरण बन सकता है रिजल्ट आने पे। हालांकि बाई इलेक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो बता दीजिए। तो 7 अपोजिशन और 3 जो है रूलिंग पार्टी के साथ। अच्छा। तो
हाँ, तो मेरा तो ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव हो सकता है। बहुत ही भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है बाई इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जनता कई बार देखती है कि रूलिंग पार्टी के साथ जाने में फायदा है, लेकिन और वैसे भी हो उपचुनाव सकता को है। थोड़ा सा ऐसा माना भी जाता है कि उसमें सरकार का एक प्लस एज रहता है, सरकार का एक प्लस पॉइंट भी रहता है, ये नहीं, भी वो कहा जाता है। 2017 के बाद टूट गया है। 2017 के बाद टूट गया है और 17 के बाद अब देखिए बीजेपी बाई इलेक्शन 18 में हारी थी लोकसभा और उसके बाद विधानसभा हारी। हालांकि 2022 के बाद लोग उसने बाई इलेक्शन जीते तो जनरल इलेक्शन में बहुत बड़ा डेंट हो गया। तो ये मिथ जो है करीब करीब उत्तर प्रदेश में टूट गया है, कोई स्थायी मानक अब नहीं रह गया है बाई इलेक्शन को लेकर। विजय जी एक मेरा सवाल है कि जिस तरह की बातें सरकार और संगठन को लेके हो रही थी, अब तो सारे जो टॉप 5 लीडर हैं सबको 2-2 सीटें दे दी गई हैं, तो क्या ये नहीं है कि सब अपनी अपनी जो है ताकत आजमा के दिखा लें और सबकी अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि जो जो उनको सीटें मिली हैं जिम्मेदारियां, उन सीटों के रिजल्ट अगर वो नहीं लाते तो निश्चित तौर पे जो अभी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि संगठन की वजह से सरकार हार गया, सरकार की वजह से संगठन हार गया, तो मुझे लगता है अब तो खुद सबको अपना अपना साबित करना होगा ना। नहीं, ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। बीजेपी ने जो ये स्ट्रेटजी अपनाई है, ये सबको लेके डूबने वाली स्ट्रेटजी है। ये बहुत हार्मफुल स्ट्रेटजी है। अगर अखिलेश गए होते आजमगढ़ बाई इलेक्शन में और अखिलेश उसके बावजूद हार गए होते, धर्मेंद्र यादव जो बाई इलेक्शन हुआ था, तो अखिलेश को बहुत नुकसान होता। वो नहीं गए तो ये कहा गया हार इसलिए हार गए कि धर्मेंद्र जी अखिलेश जी नहीं गए तो अखिलेश जी की साख बची रह गई। यहाँ तो साख सबकी दांव पे लगा दी गई, पूरी टीम की। और जब टीम दांव पे लग जाती है, पूरी टीम की साख दांव पे होती है, तो ये राजनीति में अच्छी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी को जिस तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए बीजेपी नहीं कर रही है, और जो एज है समाजवादी पार्टी के साथ इस समय वो ज्यादा बेहतर स्थिति में मुझे दिखाई दे रही है। अभी पब्लिक में जो रिएक्शन है वो पहले से ज्यादा खुल के सामने आ रहा है, और जिस तरह से इनका सरकार का कामकाज है, संगठन का जो रवैया है, वो सारे सवाल अब पहले से ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो एक गलत स्ट्रेटजी बीजेपी ने फिर से जो है अप्लाई किया है, और ये मुझे लगता है कि शायद ये इनके लिए कहीं डिजास्टर न साबित हो जाए। बिल्कुल, अब ये तो आने वाले वक्त में ही देखने वाला होगा। बाकी जो एक नरेटिव के स्तर पर अगर आप देखें तो इसको कल जो एक मीटिंग हुई है जो सुपर 30 की, सभी सरकार संगठन के लोग साथ बैठे हैं, जो फिलहाल जो नरेटिव चल रहा था कि बड़ा आपसी मतभेद है, मुझे लगता है कि उसको तोड़ने में तो थोड़ी ये मीटिंग हेल्प करेगी। हाँ, लेकिन जो क्योंकि लगातार जो अंतर विरोध की खबरें थी भारतीय जनता पार्टी में कि बीजेपी और सरकार को सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश कुछ दिनों पहले एक तस्वीर और भी आई थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ साथ में बैठ के कुछ दिखा रहे हैं, एक दूसरे को हंस रहे हैं, और हाँ, बात कर रहे हैं, जो खासतौर तो से ये एक संदेश देने के बाद देख रहे हो लगातार लखनऊ की तरफ से प्रयास हो रहा है कि अब सब ठीक है। हाँ, देखिए जो खासतौर से आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से जो बातें कही जाती केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक जो है वो लगातार कैसे दूरी बनाए हुए कैबिनेट से, और ऐसे में विधानसभा सत्र से शुरू होने से पहले एक दिन पहले जो सत्र शुरू होता है उसी दिन, जिस दिन खासतौर से नजुल भूमि वाला विधेयक भी पास होता है, तो उसको लेके जिस तरह से वो कैबिनेट की बैठक में एक साथ मौजूद होते हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री आवास पे वो बैठक होती है, और मुझे लगता है उससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई। उसके बाद खासतौर से जब विधान परिषद में जिस तरह की बिल को पास रोका गया प्रवर समिति को, उस समय भी भाजपा एकजुट रही, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उसके बाद कल जो खासतौर से सीटों का वितरण हुआ वो भी मुझे दिखा है। बिल्कुल, बाकी विजय जी जो कह रहे हैं उससे नहीं कबूल जी, देखिए बात ये नहीं है कि वो एकजुट हो गए। सवाल ये है कि जो जिन प्रश्न को लेकर ये मतभेद सामने आए थे, वो प्रश्न तो और ज्यादा बड़े होके खड़े हैं, जनता के सामने हैं। तो क्या उन प्रश्नों का समाधान हो गया? इन बैठकों और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों से वो प्रश्न तो मरे नहीं है, प्रश्न और ज्यादा मजबूती से जिंदा हो गए हैं, मुद्दे वो ज्यादा जिंदा हो गए हैं और वो नीचे तक स्प्रेड कर गए हैं। जो ऊपर के लेवल में था, जो प्रश्न कार्यकर्ताओं के दिमाग में और जनता के दिमाग में नहीं भी था, वो सारे सवाल जो इसकी वजह से जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं वो जनता के बीच जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब हंसने मुस्कुराने से एक साथ कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, जब तक उन मुद्दों को हल नहीं किया जाएगा जिन मुद्दों की वजह से ये टकराव की बातें सामने आई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये 10 उपचुनाव पर नजर रहेगी। अगले मुद्दे पर चलते हैं। अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो ट्वीट्स हैं आप देखिए, उनकी जो पॉलिटिक्स फिलहाल दिख रही है,
खासतौर में अगर आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ जो फोकस उन्होंने किया, हरिशंकर तिवारी की जयंती, उनकी प्रतिमा लगनी थी, उसको लेकर जो विवाद हुआ तो उसमें वो मुखर नजर आए। कल जब तारीख थी 5 तारीख, जिस दिन मूर्ति लगने की बात थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा, एक बाकायदा ट्वीट किया हरिशंकर तिवारी के लिए। उसके बाद जनेश्वर मिश्र की जयंती थी, पूरे प्रदेश में उसको लेकर कार्यक्रम हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इसको एक तरीके से उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। थोड़ा विजय जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कबूल जी आपसे भी जानना चाहूँगा भाई कि ये जो ब्राह्मण कार्ड है, क्या उपचुनाव में इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? देखिए, इसको जो कोशिश है निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है। खास तौर से क्योंकि जो जिन 10 विधानसभा सीटों में बाई पोल है होना है, उसमें से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे ब्राह्मण मतदाता 40,000 से लेके 65,000 के बीच में, चाहे वो मंझवा सीट हो या चाहे वो खास तौर से कटहरी सीट हो या सीसामाऊ सीट हो, ये ऐसी सीटें हैं जहां पे ब्राह्मण मतदाता अच्छी खासी संख्या में। खैर की अलीगढ़ सीट, वहां पे भी 35,000 के आसपास जो है ब्राह्मण मतदाता हैं। तो मुझे लगता है फूलपुर सीट है, वहाँ भी ब्राह्मण मतदाता ठीक ठाक संख्या में है। तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की कोशिश है कि जो पीडीए फार्मूला बना है, जिसमें वो दलित पिछड़े के जरिए जो है लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो अब उसका विस्तार कर रहे हैं। और उसका लिटमस टेस्ट उनको लग रहा है कि ये बाईपोल है, इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना। लेकिन अगर बाईपोल में ये फार्मूला उनका हिट हो गया तो वो लोकसभा के लिए, उनके आने वाले 2027 के लिए उनके लिए एक बड़ी सियासी पिच तैयार कर देगा। तो मुझे लगता है इसीलिए चाहे आप बात कर रहे थे, माता प्रसाद पांडे को पहले जो है नेता प्रतिपक्ष बना के एक संदेश देने की कोशिश की, और फिर जैसे हरिशंकर तिवारी वाले मामले में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से रंग उसको ब्राह्मण रंग में रंग दिया और कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ बीजेपी का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। मुझे लगता है 2 तीसरा आप देखिए कल जिस तरह से, हालांकि जनेश्वर मिश्रा समाजवादी के बड़े पुरोधा रहे हैं और बड़े जिनको छोटे लोहिया के नाम जाना जाता रहा है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं जनेश्वर मिश्रा जी। तो उनका, लेकिन जनेश्वर मिश्रा जी के अखिलेश यादव जयंती पे वहाँ पे खासतौर से जाना, जनेश्वर मिश्र पार्क जाना, वहाँ उनको श्रद्धांजलि देना, फूल चढ़ाना, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने हर जिले में कार्यक्रम करना और सपा के कार्यक्रमों में ब्राह्मण समुदाय की सहभागिता को बढ़ना, मुझे लगता है ये एक तरह से लगातार बढ़ रही है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव की यही कोशिश है कि हम इस बीच एक बाईपोल में एक, क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सियासी प्रयोग के तौर पे जाना जाता है, भले ही उनके तमाम पिछले प्रयोग फेल रहे हों, लेकिन पीडीए का प्रयोग सफल रहा है और लोकसभा चुनाव में उसके लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से खास तौर से बलिया सीट पे एक लिटमस टेस्ट किया और पहली बार बलिया सीट पे कोई ब्राह्मण सांसद बनने में सफल रहा है, और अगर वो बनने में वो भी समाजवादी पार्टी से, और खासतौर से चंद्रशेखर के बेटे को हरा के जिस तरह से वहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है, ब्राह्मण समुदाय सांसद बने हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वो एक हौसला मिला है कि क्यों ना हम अगर ब्राह्मणों को भी लिटमस टेस्ट करें। तो मैं अगर बात करूं तो कटहरी सीट में जयराम पांडे जी के बेटे, राजाराम पांडे जी के बेटे को भी लड़ाने की कोशिश हो रही है, उनके लिए भी की जा रही है। जयशंकर पांडे, मैं माफी चाहूंगा, जयशंकर पांडे जी के बेटे है। इसके अलावा आप देखें तो मझुआ सीट भी में ब्राह्मण अच्छी खासी संख्या में। तो मुझे लगता है जो ब्राह्मण जो 6 सीटें हैं 10 में से, उनको लेके एक तरफ से कोशिश है कि ब्राह्मणों का विश्वास जीता जाए। बिल्कुल। विजय जी क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव का ये जो लगातार प्रयास है माता प्रसाद पांडे से लेकर हरिशंकर तिवारी से लेकर जनेश्वर मिश्र तक, कैसे देख रहे हैं आप, क्या चलेगा ये उपचुनाव में? नहीं, चल सकता है, कोई आश्चर्य नहीं कि चले और अच्छे से चले। हालांकि लोहिया जी जाति तोड़ो का नारा देते थे और हम लोग जातियों की बहस कर रहे हैं। ये देखिए सिद्धांतों का और विचारधारा का कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारी डेमोक्रेसी में कि हर चीज कास्ट के साथ ही जोड़ के देखना पड़ता है। लेकिन अखिलेश ने सटीक मोहरे अपने सही समय पे चले हैं। माता प्रसाद पांडे जी को जिस तरह से उन्होंने विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, एक वरिष्ठ नेता को महत्व भी दिया और साथ में एक संदेश भी दिया कि हमारे लिए अछूत नहीं है कोई। और उत्तर प्रदेश में देखिए मुस्लिम के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वो ब्राह्मणों की है। हालांकि ये ना किसी के बेस वोट है, ना कभी यूनाइट होकर वोट करते हैं, ये अलग अलग पैटर्न पे वोट करते हैं और इनकी बहुत ख्वाहिश भी नहीं होती कि हमारी बिरादरी का आदमी जीते। ये जिसके साथ जाना चाहते हैं चले जाते हैं और वोट कर देते हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये बाई इलेक्शन में अखिलेश को लाभ पहुंचा सकती है, क्योंकि अभी ताजा ताजा हालात बदले हैं और एक तरीके से जो मंथन चिंतन चला बीजेपी के भीतर, उसमें से अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो ब्राह्मण एक ऐसी कम्युनिटी रही है जो डट के बीजेपी के साथ ज्यादातर सीटों पे मजबूती से खड़ी थी। कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए जिसमें बांदा है, बलिया है,
वो परिस्थितिजन्य स्थितियां थी, लेकिन आमतौर पे ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहा है। तो बाई इलेक्शन में अगर 20% भी सेंध हमारी अखिलेश करेंगे, और मुझे लगता है कि होगा जरूर, लोग एक अभी भी मतलब ये सबक सिखाने वाली एक ट्रेंड है कि सबक सिखाना है, तो वो शायद काम करेगा बाई इलेक्शन में, और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बिल्कुल, तो सभी की नज़र कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी की योजनाएं उसी को लेकर बन रही है और हमारी लगातार नज़र बनी हुई है इन योजनाओं पर। जो इनसाइट्स हमारे तक आ रहे हैं, आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। विजय जी आपका बहुत धन्यवाद, कबूल जी आपका बहुत Thank you. धन्यवाद। बाकी देखते रहिए आप सभी TV9 डिजिटल। शुक्रिया।